अक्सर ही ख्याल आता है ना कि शांति असल में है क्या। मतलब एक बंद कमरा, हाथ में एक अच्छी किताब, या बस चुपचाप कॉफी पीना। बिल्कुल। बाहर से देखने पर इंसानी शरीर एकदम शांत और सुरक्षित लगता है। हाँ, पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि इसी शांति के ठीक नीचे बिल्कुल इसी पल एक बहुत बड़ा महायुद्ध चल रहा है, और इसमें मरने वालों की गिनती करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में है। और ये कोई ऐसा युद्ध नहीं है जो कभी रुकता हो। मतलब जन्म के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक ये हर एक सेकंड चलता ही रहता है। सही बात है। हर सेकंड अरबों बैक्टीरिया, वायरस और फंगस शरीर की सीमाओं पर हमला कर रहे हैं। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारा मकसद यही है। हाँ, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम और एक आम बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बीच की इस लड़ाई को समझना। तो ठीक है, चलो इसे विस्तार से समझते हैं। ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। हमारी रक्षा के लिए 12 अलग अलग काम करने वाली 21 तरह की कोशिकाएं और 2 प्रोटीन बलों की एक पूरी सेना है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सेना सिर्फ अंधाधुंध गोलियां नहीं चलाती। सही कहा। अगर वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो इसमें प्रॉपर बॉर्डर सिक्योरिटी है, फ्रंट लाइन सैनिक हैं, एक पूरा खुफिया विभाग है और हथियारों के कारखाने भी हैं। तो आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या होता है, बल्कि ये भी समझेंगे कि क्यों होता है। और यही चीज इसे इतना रोमांचक बनाती है। तो ये युद्ध शुरू कैसे होता है ये देखते हैं। मान लीजिए बाहर बहुत अच्छा दिन है और कोई नंगे पैर टहल रहा है। हाँ, और अचानक मिट्टी में सनी एक जंग लगी कील पैर में चुभ जाती है। बिल्कुल, और शरीर की सबसे पहली रक्षा परत यानी त्वचा वहीं टूट जाती है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर यह एक बहुत ही भयानक पल है। त्वचा कोई मामूली चीज नहीं है, वो एक किले की मजबूत दीवार की तरह है जो बाहरी दुनिया के खतरों को बाहर रखती है। एकदम सही। उसका अपना एक रासायनिक संतुलन होता है, पर कील चुभते ही वो दीवार ढह जाती है। इसे हम सीधे तौर पे घुसपैठ कह सकते हैं। और जैसे ही ये घुसपैठ होती है, कील पर बैठे हजारों बैक्टीरिया मौके का फायदा उठाकर शरीर के अंदर आ जाते हैं। हाँ, अंदर के उस गर्म और पोषक तत्वों से भरे माहौल में। और ये दुश्मन सुस्त बिल्कुल नहीं है। ये आते ही हर 20 मिनट में अपनी संख्या दुगनी करने लगते हैं। शुरुआत में तो ये छिपकर रहते हैं, किसी को पता नहीं चलता, लेकिन जब इनकी तादाद बढ़ जाती है तो ये जहरीले रसायन छोड़कर हमारी कोशिकाओं को मारना शुरू कर देते हैं। और यहीं पर शरीर का पहला अलार्म बजता है ना? बिल्कुल, मरे हुए सेल्स के टुकड़े और वो रसायन फैलने लगते हैं, और सबसे पहले जो गार्ड्स वहां पहुंचते हैं उन्हें मैक्रोफेज कहते हैं। अच्छा, जो हमेशा गश्त लगाते रहते हैं। हाँ, हर सीमावर्ती इलाके में। तो अगर मैं इसे समझने की कोशिश करूं तो ये मैक्रोफेज किसी पुराने वीडियो गेम के मॉन्स्टर जैसे लगते हैं। जैसे पैकमैन जो बस दुश्मनों को निगलता जाता है। अरे ये बहुत ही सटीक तुलना है। मैक्रोफेज इतने विशाल होते हैं कि एक ही बार में 100 दुश्मनों को पूरा निगल सकते हैं। 100 दुश्मनों को एक ही बार में? हाँ, पर वो सिर्फ निगलते नहीं हैं, वो बैक्टीरिया को अपने अंदर एक झिल्ली में फंसा लेते हैं जिसे फैगोसोम कहते हैं। फिर उस झिल्ली के अंदर वो बहुत ही खतरनाक एंजाइम छोड़ते हैं जो तेजाब की तरह काम करते हैं और बैक्टीरिया को वहीं गला देते हैं। मतलब छोटे हमलों को तो ये अकेले ही निपटा देते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। बिल्कुल। लेकिन जब दुश्मन लाखों में हो तब क्या? कील का घाव तो बड़ा है, मैक्रोफेज तो थकने लगेंगे ना? हाँ, वो अकेले इस बाढ़ को नहीं रोक पाते, तो फिर वो रक्त वाहिकाओं को खास केमिकल सिग्नल भेजते हैं कि वहां पानी छोड़ दिया जाए। अच्छा, और इसी से सूजन या इन्फ्लेमेशन होता है। राइट। पर मेरा एक सवाल है। हाँ, बताइए। जब भी चोट लगती है तो सूजन से बहुत दर्द होता है, लाल हो जाता है हिस्सा। क्या शरीर सूजन करके खुद को ही तकलीफ नहीं दे रहा? ये बहुत ही लाजमी सवाल है। अक्सर लोग सूजन को बीमारी समझ लेते हैं, पर जीव विज्ञान के हिसाब से ये कोई बीमारी नहीं है। तो फिर क्या है ये? ये एक बहुत सोची समझी रणनीति है। पानी का मकसद असल में युद्ध के मैदान को बाढ़ में बदलना है, ताकि सेल्स आसानी से तैरकर दुश्मन तक पहुंच सकें। अरे वाह, मतलब सूजन असल में शरीर का खुद का बनाया हुआ टैक्टिकल एडवांटेज है। बिल्कुल, जो लालिमा या गर्मी लगती है वो भारी रक्त संचार का नतीजा है। शरीर थोड़ी तकलीफ सहता है ताकि बड़ी तबाही टल जाए। पर जब मैक्रोफेज इस बाढ़ में भी थक जाते हैं फिर वो मदद मांगते हैं, और तब खून के रास्ते न्यूट्रोफिल नाम के सैनिक उतरते हैं। ये बहुत ही खौफनाक लड़ाके हैं। हाँ, मैंने सुना है न्यूट्रोफिल्स के बारे में। उनका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ विनाश होता है। एकदम सही। वो एक एक करके नहीं निगलते, बल्कि जहरीले रसायनों की बौछार कर देते हैं। यहाँ कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है।
ये इतने आक्रामक होते हैं कि बैक्टीरिया के साथ हमारी स्वस्थ कोशिकाओं को भी मार देते हैं। हाँ, और वो अपना ही डीएनए बाहर फेंककर एक जाल भी बनाते हैं ताकि बैक्टीरिया फंस जाएं। और सबसे अजीब बात, कुछ ही दिनों बाद ये जानबूझकर खुदकुशी कर लेते हैं। मतलब एक सैनिक जो अंधाधुंध अपने ही नागरिकों को मारे और फिर खुदकुशी कर ले। सुनने में अजीब है। हाँ, एक इंजीनियर के नजरिए से तो ये बहुत ही खराब और खतरनाक डिजाइन लगता है मुझे। पहली नजर में ये एक खामी लग सकती है, पर विकासवादी विज्ञान के हिसाब से ये एक जरूरी सेफ्टी प्रोटोकॉल है। सेफ्टी प्रोटोकॉल कैसे? क्योंकि न्यूट्रोफिल्स इतने जहरीले होते हैं कि अगर वो ज्यादा दिन जिंदा रहें तो वो संक्रमण से ज्यादा नुकसान हमारे ही अंगों को पहुंचा देंगे। अच्छा, तो उनका जल्दी मरना जरूरी है। बिल्कुल, उनका मरना शरीर को एक बड़े आत्मविनाश से बचाने के लिए है। ये एक बलिदान है जो पूरी प्रणाली को बचाने के लिए प्रोग्राम किया गया है। तो ये अंधाधुंध विनाश असल में पूरी तरह से नियंत्रित है। पर जब इनकी ताकत से भी बात नहीं बनती तब शरीर को समझ आता है कि अब सिर्फ ताकत से काम नहीं चलेगा, अब एक सटीक रणनीति चाहिए। यहीं पर सिस्टम के दिमाग की एंट्री होती है। मतलब डेंड्राइटिक सेल, जिसे खुफिया विभाग कह सकते हैं। सही कहा। ये सेल युद्ध के मैदान में जाती तो है, पर इसका काम लड़ना नहीं है। हाँ, इसका काम है जानकारी इकट्ठा करना। ये दुश्मनों के मरे हुए टुकड़ों को, जिन्हें एंटीजन कहते हैं, उठाती है। और अजीब बात ये है कि वो उन टुकड़ों को अपने बाहरी आवरण पर सजा लेती है। एकदम किसी जासूस की तरह जो दुश्मन की वर्दी पहन ले, ताकि बता सके कि दुश्मन दिखता कैसा है। बिल्कुल, ये उच्च स्तरीय इंटेलिजेंस का हिस्सा है। इससे वो कमांड सेंटर को एकदम सटीक रूप से दिखा पाती है कि दुश्मन कौन है। और इसी समय वो ये भी तय करती है कि एंटीवायरस सेना बुलानी है या एंटी बैक्टीरिया, है ना? हाँ, रसायनों का विश्लेषण करके, क्योंकि हर दुश्मन से लड़ने का हथियार अलग होता है। तो चूंकि ये कील वाला मामला है, वो एंटी बैक्टीरिया सेना चुनती है। अब ये जासूस लिम्फ नोड की तरफ निकलता है, जो कि शरीर के मिलिट्री बेस होते हैं। पर यहाँ एक तार्किक समस्या है। इस सेल को लिम्फ नोड तक पहुंचने में पूरा एक दिन लग जाता है। हाँ, लगभग एक दिन। जरा सोचिए, बैक्टीरिया हर 20 मिनट में दुगने हो रहे हैं, उनकी गिनती करोड़ों में जा रही है, और ये जासूस एक दिन का सफर कर रहा है। क्या ये रफ्तार बहुत धीमी नहीं है? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये देरी कोई खामी नहीं है। इस वक्त गति से ज्यादा सटीकता मायने रखती है। गति से ज्यादा सटीकता, जब मौत सामने खड़ी हो, ऐसा क्यों? क्योंकि कमांड सेंटर में बैठी सेना के पास बहुत खतरनाक हथियार हैं। अगर जल्दबाजी में गलत सेना एक्टिवेट हो गई, अच्छा, मतलब बैक्टीरिया के लिए वायरस वाली सेना भेज दी। हाँ, तो शरीर अपनी सारी ऊर्जा गलत हथियार बनाने में बर्बाद कर देगा, और तब तक असली दुश्मन कब्जा कर लेगा। ओह, मतलब एक दिन का समय आलस नहीं है, बल्कि एक सुरक्षित रणनीति है। गलत सेना बुलाने का मतलब है पूरी जंग हार जाना। बिल्कुल, कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मतलब सही ताले के लिए सही चाबी ही बननी चाहिए। तो चलिए, जासूस एक दिन बाद कमांड सेंटर पहुंच गया। और यहाँ से जो होता है वो किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं है। लिम्फ नोड में अरबों हेल्पर और किलर टी सेल्स गहरी नींद में इंतजार कर रहे होते हैं। और इनकी ट्रेनिंग भी बहुत कठिन होती है ना? मैंने पढ़ा था कि सिर्फ 25% ही जिंदा बचते हैं। हाँ, थाइमस ग्रंथि में ये ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके पास किसी भी सेल को मारने की ताकत होती है। मतलब अगर कोई टी सेल अपनी ही स्वस्थ कोशिका पर हमला करे तो उसे खत्म कर दिया जाता है। बिल्कुल, उन्हें आत्महत्या का आदेश मिल जाता है। जो बचते हैं वो एलीट सैनिक होते हैं, और हर टी सेल एक अनोखे सेटअप के साथ पैदा होता है। अब वो जासूस डेंड्राइटिक सेल वहां पहुंचती है, और अरबों की भीड़ ने एक ऐसे हेल्पर टी सेल को खोजती है जिसका सेटअप दुश्मन के टुकड़ों से मैच करे। एकदम सटीक मैच। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? ये मुझे ऐसा लगता है जैसे अरबों चाबियों के गुच्छे में बिना देखे एक ताले की सही चाबी खोजना। एकदम सही एनालॉजी है। डेंड्राइटिक सेल हर टी सेल से जुड़कर देखती है। जब सही टी सेल मिल जाता है तो एक जबरदस्त चेन रिएक्शन होता है। हाँ, वो टी सेल नींद से जागता है और तुरंत अपनी हजारों कॉपियां बनाने लगता है। और ये कॉपियां 3 अलग गुटों में बढ़ जाती हैं। कुछ मेमोरी सेल बनकर वहीं रुक जाती हैं, कुछ मैदान में जाती हैं, और तीसरी टुकड़ी लिम्फ नोड के केंद्र में जाती है बी सेल्स को एक्टिवेट करने। और ये बी सेल्स का एक्टिवेशन इस पूरी प्रणाली का मास्टर स्ट्रोक है। जब बी सेल और समान सेटअप वाला टी सेल मिलते हैं तो हथियारों का कारखाना चालू हो जाता है। हथियारों का कारखाना मतलब ये बी सेल्स बहुत तेजी से लाखों छोटे हथियार बनाते हैं जिन्हें हम एंटीबॉडीज कहते हैं। हाँ, ये वाई आकार के छोटे प्रोटीन होते हैं, पर इस कारखाने में इतनी मेहनत लगती है कि बी सेल्स थकान से जल्दी मर सकते हैं। और यहीं पर वो हेल्पर टी सेल एक मैनेजर का काम करता है ना? बिल्कुल,
ये टी सेल लगातार काम कर रहे हैं, बी सेल्स के पास जाते हैं और उन्हें निर्देश देते हैं कि अभी मत मरो, हमें तुम्हारी जरूरत है। मतलब एक सख्त मैनेजर की तरह मजदूरों से जान निकलने तक काम ले रहे हैं। एक तरह से हाँ। पर इसका दूसरा पहलू ये है कि जैसे ही दुश्मन खत्म होने लगता है, टी सेल ये निर्देश देना बंद कर देते हैं। अच्छा, ताकि बेकार में हथियार ना बने और ऊर्जा बचे। बिल्कुल, बिना निर्देश के बी सेल काम बंद कर देती हैं और नष्ट हो जाती हैं। ये एक बेहतरीन फीडबैक लूप है। तो अब अरबों एंटीबॉडीज खून के जरिए युद्ध के मैदान की तरफ बढ़ते हैं, जहां हालात बहुत खराब हो चुके हैं। हाँ, मैक्रोफॉज और न्यूट्रोफिल्स हारने की कगार पर होते हैं। बैक्टीरिया ऊतकों को भारी नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। और तभी अरबों एंटीबॉडीज बाढ़ की तरह आ जाते हैं। ये किसी लेजर पॉइंटर की तरह काम करते हैं, जो दुश्मन से चिपक जाते हैं, छा बना देते हैं। मतलब बैक्टीरिया पंगु हो जाता है, अब वो हिल भी नहीं सकता। और ऐसे पंगु बैक्टीरिया थके हुए माइक्रोफेज के लिए बहुत आसान शिकार बन जाते हैं। जैसे एंटीबॉडीज ने दुश्मन पर एक हैंडल लगा दिया हो, ताकि मैक्रोफेज उन्हें आसानी से पकड़ सके। इस टीम वर्क के बाद युद्ध का पासा पलट जाता है, बैक्टीरिया का सफाया हो जाता है और इन्फेक्शन खत्म। लेकिन इसके बाद वहां लाखों मरे हुए सेल होते हैं। शरीर उनकी जगह नई कोशिकाएं बना लेता है। पर यहाँ युद्ध के बाद की सफाई देखना बहुत दिलचस्प है। हाँ, जो सेना बच गई है उसका क्या होता है? यही खासियत है। दुश्मन खत्म होते ही जिन सेल्स की जरूरत नहीं होती, वो एपोप्टोसिस प्रक्रिया के तहत खुदकुशी कर लेते हैं। ऊर्जा बचाने के लिए। थोड़ा उदास करने वाला है पर जरूरी है। पर सब तो नहीं मरते ना। नहीं, कुछ खास सैनिक पीछे रह जाते हैं जिन्हें मेमोरी सेल्स कहते हैं। ये इवोल्यूशन का सबसे शानदार उदाहरण है। ये वही सेल्स हैं जो उस विशिष्ट बैक्टीरिया का ब्लूप्रिंट याद रखती हैं। बिल्कुल। अगर वो बैक्टीरिया भविष्य में दोबारा आता है, तो शरीर को फिर से वो जासूस और कारखाने वाली लंबी प्रक्रिया नहीं करनी पड़ती। मतलब वो सीधे उसे पहचान कर पलक झपकते ही मार गिराएंगी। इंसान को पता भी नहीं चलेगा। और इसी को हम इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। सच में किसी सुपर पावर से कम नहीं है। हमारा शरीर अपनी हर लड़ाई से सीखता है और खुद को अपग्रेड करता है। एक ऐसी सेना जो हर मुठभेड़ के बाद अपना इंटेलिजेंस बढ़ा लेती है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हमने जो भी देखा, ये तो प्रतिरक्षा प्रणाली का बस एक सरलीकृत रूप था। हाँ, हमने कई जटिल रासायनिक संवादों और अनगिनत मॉलिक्यूलर गतिविधियों को छोड़ दिया है ताकि इसे आसानी से समझा जा सके। और यही एक बड़ा सवाल आता है, क्या हो अगर ये इतनी सटीक प्रणाली कभी कोई बड़ी गलती कर दे? ये जीव विज्ञान का बहुत डरावना पहलू है। जरा सोचने वाली बात है कि अगर सिस्टम भ्रमित होकर शरीर के ही किसी अंग को दुश्मन समझ ले, तो क्या होगा? ये अरबों की सेना हमारे ही शरीर को नष्ट करने लगेगी, जिसे हम ऑटो इम्यून बीमारियां कहते हैं। ये दिखाता है कि सुरक्षा और आत्मविनाश के बीच कितनी पतली लकीर है। बिल्कुल, जीवन की ये जटिलता ही इसकी सबसे बड़ी सुंदरता भी है और खतरा भी। हर इंसान अपने आप में एक ब्रह्मांड है, जिसके अंदर करोड़ों युद्ध एक साथ चल रहे हैं, सिर्फ उसे जिंदा रखने के लिए। तो एक शांत कमरे में बैठकर कॉफी पीने का वो नजारा असल में उतना शांत नहीं है। त्वचा के ठीक नीचे एक अनंत महायुद्ध चल रहा है, और ये सच में जीवन को देखने का नजरिया ही बदल देता है।